हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जो है चैप्टर कराने वाली हूँ पेनल्टीज़ वाला। अब ये जो चैप्टर है हमारे इनकम टैक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। एक ही क्वेश्चन मैक्सिमम जो है इसमें से पूछा जाता है, एक दो। तो इसमें आपको उतना ही करना है जितना मैं आपको वीडियो में करा रही हूँ, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है इस चैप्टर में से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए कि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर पेनल्टीज़। अभी पेनल्टीज़ क्या होता है कि पेनल्टी इनकम टैक्स के अंदर एक फाइनेंशियल पनिशमेंट होती है जो कि टैक्स अथॉरिटीज़ जो है वो इम्पोज करती हैं एसएससी के ऊपर अगर वो कोई भी फेलियर वाला काम करता है, यानी कि अगर कुछ भी उसने गलत किया, कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन उसने नहीं दी, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, या उसने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो उसने छुपा के रखी, उसको हाइड करके रखी है, ठीक है। तो इस तरह की जो भी उसकी फेलियर चीज़ होंगी, जैसे कि टीडीएस काटना था, टीसीएस जो है वो कलेक्ट करना था, वो करने के बाद उसने सबमिट नहीं किया है गवर्नमेंट को, तो ये जितने भी फेलियर्स होंगे उसके ऊपर टैक्स अथॉरिटीज़ जो है वो क्या करती हैं, फाइनेंशियल पनिशमेंट लगाती हैं उनके ऊपर। और ये फाइनेंशियल पनिशमेंट जो कि पैसों से रिलेटेड होती है, क्योंकि पेनल्टी कैसे लगेगी, पैसों से रिलेटेड आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। तो ये जो फ़ाइन होता है पैसों से रिलेटेड, इसको हम क्या बोलते हैं, पेनल्टीज़, ठीक है। अब देखो इसके एक जर्नल प्रिंसिपल्स क्या अगर हम पेनल्टी को इम्पोज करते हैं तो उसके क्या जनरल प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला है डिस्क्रिशनरी पावर। अब ये डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है, अथॉरिटी गिवन टू द असेसिंग ऑफिसर टू डिसाइड वेदर और नॉट टू इम्पोज अ पेनल्टी। यानी ये अथॉरिटी जो है सिर्फ और सिर्फ असेसिंग ऑफिसर्स को दी जाती है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि किस पर्सन के ऊपर जो है वो पेनल्टी लगेगी और किस पर्सन के ऊपर जो है वो पेनल्टी नहीं लगेगी। इफ़ अ पेनल्टी इज इम्पोज्ड, अगर पेनल्टी इम्पोज की गई है किसी भी एसएससी के ऊपर, टू फॉर फेलियर टू नॉट परफॉर्म स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, अगर उसने स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म नहीं किया और उसके बदले में उसको पेनल्टी देनी पड़ रही है, तो असेसिंग ऑफिसर के पास इतनी पावर होती है कि वो उस पेनल्टी को इम्पोज कर सकती है उस एसएससी के ऊपर, और अपना अमाउंट जो है वो भी डिसाइड कर सकती है। अगर ये पेनल्टी कंटिन्यू रहेगी तो असेसिंग ऑफिसर के पास इतनी भी पावर होती है कि उस पेनल्टी को वो इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पेनल्टी इज़ नॉट ऑटोमेटिक। जो पेनल्टी होती है वो ऑटोमेटिक नहीं होती है, कंपलसरी होती है, ठीक है। कंपलसरी भी नहीं होती है, ये कहने का मतलब है कि अगर कैसे भी डिफ़ॉल्ट होगा तो उस डिफ़ॉल्ट के अकॉर्डिंग पेनल्टी जो है लगाई जाएगी और वो असेसिंग ऑफिसर लगाएगा। अगर डिफ़ॉल्ट बार बार अकर होता है तो असेसिंग ऑफिसर उस जो पेनल्टी का अमाउंट है उसको वो इंक्रीज़ भी कर सकता है। अब देखो यहाँ पे पेनल्टी इज़ नॉट कंपल्सरी इन एवरी केस। हर केस में पेनल्टी लगाने का कोई मतलब नहीं होता जब तक वो जस्टिफाइड ना हो जाए। यानी अथॉरिटीज़ जो हैं जैसे असेसिंग ऑफिसर है या जॉइंट कमिश्नर्स हैं, ठीक है, अगर ये वाले जो अथॉरिटीज़ हैं वो क्या एग्जामिन करें, फैक्ट्स ऑफ द केस, कि केस के क्या फैक्ट्स हैं और इंटेंशन क्या थी एसएससी की। हो सकता है ना कि अगर उसके जो रिकॉर्ड्स हैं, उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें मिस्टेक्स आई हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि उसने उसी इंटेंशन से किया है, फ्रॉड करने के इंटेंशन से किया है। हो सकता है कि कुछ उसको प्रिंसिपल्स नहीं आते होंगे, प्रॉपरली उसको अकाउंट्स नहीं आती होगी, या उसको किसी चीज़ में डाउट होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसकी इंटेंशन जो है वो फ्रॉड करने की ना हो। तो अथॉरिटीज़ को पहले ये चीज़ें एग्जामिन करनी होंगी। इवन इफ़ अ डिफ़ॉल्ट अकर्स, अगर डिफ़ॉल्ट होता है बार बार, पेनल्टी में नॉट बी इम्पोज इफ जस्टिफाइड, ठीक है। अगर हो भी रहा है और पेनल्टी तब इम्पोज नहीं की जाएगी, तब भी इम्पोज नहीं की जाएगी जब तक ये वाली चीज़ें जस्टिफाइड नहीं हो जाती कि जो वो हमें रीज़न बता रहा है वो रीज़न वैलिड है या नहीं है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो उसने रिकॉर्ड, स्टेटमेंट, सर्टिफिकेट जो भी हमें दिखाए हैं उसकी इंटेंशन क्या थी, वो फ्रॉड की अगर नहीं थी तो हम उसके ऊपर पेनल्टी जो है वो नहीं लगाएंगे। फिर नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अब यहाँ पे नेचुरल जस्टिस होना चाहिए कि अगर आप किसी भी पर्सन के ऊपर पेनल्टी लगा रहे हो, असेसिंग ऑफिसर अगर किसी भी पर्सन के ऊपर पेनल्टी लगाता है तो उसको लगाने से पहले वो क्या करेगा, पहले तो प्रॉपर नोटिस देगा और उसको चांस देगा कि वो अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करे कि वो ऐसा क्यों हुआ, उसकी स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों हुई है, उसका फ्रॉड करने का कोई मकसद तो नहीं था, इसको पहले वो क्लैरिफाई करेगी। उसके बाद ही जो असेसिंग ऑफिसर है वो पेनल्टी को इम्पोज करेगा, उससे पहले लेकिन उनको सुनना ज़रूरी है, अपॉर्चुनिटी देनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ डिफ़ॉल्ट इज़ नेसेसरी। डिफ़ॉल्ट यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। अगर डिफ़ॉल्ट होगा तो ही आप पेनल्टी लगा सकते हो, अगर कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है तो कोई पेनल्टी
नहीं लगेगी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट रीजनेबल कॉज। रीजनेबल कॉज होना चाहिए। नो पेनल्टी इफ एसएससी प्रूव्स रीजनेबल कॉज। अगर रीजनेबल कॉज है तो एसएससी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी, यानी ऐसा कॉज है जो उसके हाथ में ही नहीं था, ठीक है, तो ऐसे केस में उसके ऊपर पेनल्टी कोई भी नहीं लगेगी। जैसे नेचुरल क्लैमिटी आ गई, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं या बोनाफाइड मिस्टेक हो गई है, तो उस केस में उनके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। अब बोनाफाइड मिस्टेक क्या होती है कि जैसे एसएससी ने कुछ भी काम किया है, बाय मिस्टेक उससे कोई काम हो गया है, ठीक है, जेन्युइन उसकी कोई मिस्टेक थी और अनइंटेंशनल एरर्स थे कि उसका कोई इंटेंशन नहीं था फ्रॉड करने का, तो उस केस में भी पेनल्टी नहीं लगेगी। उसके बाद नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। असेसिंग ऑफिसर क्लियरली रिकॉर्ड करेगा कि हम पेनल्टी क्यों लगा रहे हैं और किस रीज़न से लगा रहे हैं। विदाउट प्रॉपर सेटिस्फैक्शन, बिना प्रॉपर सेटिस्फैक्शन के कि पहले जजमेंट होगी प्रॉपर कि आपकी पेनल्टी जो है वो लगाई किस बात पे जा रही है, क्या रीज़न है उससे रिलेटेड, तो प्रॉपर एक सेटिस्फैक्शन होगा तभी पेनल्टी लगेगी। और पेनल्टी ऑर्डर में भी इनवैलिड, अगर वो नहीं है, मान लो जो हमने यहाँ पे देखा कि उस पर्सन का कोई रीजनेबल कॉज था तो उसकी वजह से हम पेनल्टी नहीं लगा सकते, तो वहाँ पे पेनल्टी ऑर्डर को क्या कर दिया जाएगा, इनवैलिड कर दिया जाएगा या मना कर दिया जाएगा कि हाँ हम नहीं लगा सकते। और इससे क्या इंश्योर होगा, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्या बता सकते हो कि आप ट्रांसपेरेंसी रहे हो कि अगर हमने इसके ऊपर पेनल्टी लगाई है तो क्यों लगाई है, और इस पर्सन या इस एसएससी के ऊपर हमने पेनल्टी नहीं लगाई है तो क्यों नहीं लगाई है, क्या रीज़न रहा उसका। और अगर असेसिंग ऑफिसर को कोई भी प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं होता, उसके पास कोई रीज़न नहीं है, तो वो बिना किसी रीज़न के, बिना प्रॉपर सेटिस्फेक्शन के पेनल्टी को नहीं लगा सकता। अगर वो पेनल्टी लगाता है बिना किसी रिकॉर्ड के, बिना किसी रीज़न के, तो वो जो पेनल्टी ऑर्डर है उसको इनवैलिड कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पेनल्टी अंडर मोर देन वन सेक्शन। अगर एक पर्सन ने ऐसा फ्रॉड किया है और ऐसे काफ़ी सारे फ्रॉड किए हैं जो अनदर सेक्शंस के अंदर आते हैं, ठीक है, यानी एक सेक्शन में कुछ और फ्रॉड कर दिया, दूसरे सेक्शन में भी कुछ और फ्रॉड कर दिया। जैसे हम मान लेते हैं कि एक सेक्शन में उसने फ्रॉड कर दिया कि उसने जो रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रखे थे वो सही नहीं थे, और एक जो उसने फेलियर किया या फॉल्ट किया वो कौन सा किया कि उसने टीसीएस और टीडीएस कलेक्ट तो किया, टीडीएस काटा और टीसीएस कलेक्ट करा और उसको गवर्नमेंट को सबमिट नहीं करा, बट ये दोनों ही जो फॉल्ट हैं वो दूसरे सेक्शंस के हैं, ठीक है। तो इस केस में वो तब भी पेनल्टी के लिए उसके ऊपर लगेगी और दोनों सेक्शंस की अलग अलग लगेगी, ठीक है, लगेगी एक ही समय पर बट दोनों सेक्शंस की लगेंगी, ओके। अब देखो, देन इन सच अ केस अ पेनल्टी में बी इम्पोज्ड अंडर मोर देन वन सेक्शन एट अ टाइम, क्लियर। नेक्स्ट है नो डबल पेनल्टी। कोई भी डबल पेनल्टी नहीं लगानी है। सेम डिफ़ॉल्ट अगर बार बार हो रहा है तो उसको आप बार बार पनिश नहीं कर सकते हो। इट प्रिवेंट्स डबल जियोपार्डी या अनफेयर ट्रीटमेंट होगा। अगर कोई एक ऑफेंस हुआ है, उससे कोई एक गलती हुई है तो एक ही पेनल्टी लगेगी और एक ही बार लगेगी, ठीक है। अगर हाँ कंटिन्यू करता है वो तो आप पेनल्टी को इंक्रीज़ कर सकते हो, असेसिंग ऑफिसर इंक्रीज़ कर सकता है, बट हम ये नहीं कहेंगे कि इसने ऑफेंस दोबारा किया तो हम प्रॉपर दोबारा पेनल्टी को लगाएंगे। प्रोपोर्शनलिटी ऑफ पेनल्टी। पेनल्टी शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द नेचर एंड सीरियसनेस ऑफ डिफ़ॉल्ट। जो आपकी पेनल्टी है वो कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, ज़्यादा एक्सेसिव भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हार्श भी नहीं होनी चाहिए। अगर माइनर मिस्टेक है, छोटी मोटी मिस्टेक है तो स्मॉल पेनल्टी लगेगी, यानी थोड़े अमाउंट की लगेगी, 10 to 20 to 30,000 के आसपास की। अगर बहुत ज़्यादा सीरियस फ्रॉड है तो हैवी पेनल्टी लगेंगी। नेक्स्ट है हमारे पास बोनाफाइड या जेन्युइन मिस्टेक। इफ द एसएससी कमिट्स अ जेन्युइन एंड ऑनेस्ट मिस्टेक, पेनल्टी शुड बी इम्पोज्ड। कोर्ट्स प्रोटेक्ट ऑनेस्ट टैक्सपेयर्स, अनइंटेंशनल एरर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लैरिकल मिस्टेक्स हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोविजंस हैं या रिलायंस ऑन रॉन्ग प्रोफेशनल एडवाइस पर वो थे, तो इन सब के ऊपर अगर पेनल्टी लगेगी भी तो बहुत कम रेट पर लगेगी, या फिर हो सकता है कि इसको क्योर किया जाए, या कह सकते हो कि ये जो पेनल्टी है उसको इम्पोज ना किया जाए। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों की बुक में दे रखे हैं, आई थिंक 24 to 25 पॉइंट्स हैं। तो हम इसके अंदर अभी फ़िलहाल 13 पॉइंट्स करेंगे और इट इज़ इनफ फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। पेनल्टी ऑन टैक्स इज इन डिफ़ॉल्ट।
अब टैक्स के ऊपर आपने टैक्स ही पे नहीं किया, यानी जो एसएससी है उसने टैक्स ही पे नहीं किया, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। और ये आता है हमारा अंडर सेक्शन 221 के अंदर। मैंने एसएससी फेल्स टू पे टैक्स, एसएससी फेल हो जाता है टैक्स को पे करने के लिए जिसके लिए वो लायबल था, तो वहाँ पर असेसिंग ऑफिसर के पास पूरी पावर होती है कि वो उस पर्सन, जो भी पर्सन ने टैक्स पे नहीं किया, उसके ऊपर पेनल्टी को इम्पोज करे। इफ़ डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूस, अगर डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू रहेगा तो अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। अगर आपने क्या किया है, जो एसएससी है, ठीक है, जिसको टैक्स पे करना था, उसने क्या किया कि या तो अंडर रिपोर्टिंग दिखा दी इनकम की, ठीक है, या मिस रिपोर्टिंग दिखा दी, या तो आपकी जो इनकम हो रही थी उसको कम दिखा दिया, या फिर ऐसा कर दिया कि आपकी जो इनकम है उसको मिस रिपोर्ट कर दिया, उसको अलग ही शो कर दिया जबकि वो ऐसी नहीं थी, ठीक है, आपकी इनकम ज़्यादा थी। अब ये जो आता है वो आता है सेक्शन 270A के अंदर। अब देखो कौन कौन पेनल्टी को इम्पोज कर सकता है। असेसिंग ऑफिसर कर सकता है, जॉइंट कमिश्नर जो अपील्स होते हैं, या कमिश्नर जो हैं वो इम्पोज कर सकते हैं, या फिर प्रिंसिपल कमिश्नर इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम कब अकर होगी? जब असेस्ड इनकम, जो इनकम असेस्ड हुई है वो ज़्यादा है रिटर्न इनकम से, यानी इनकम असेस्ड जो है वो ज़्यादा हुई है। इट मीन्स असेस्ड इनकम, अभी जो असेस्ड इनकम है कि जो पर्सन जो एसएससी था उसने जो अपनी इनकम असेस्ड दिखाई है, ठीक है, असेस्ड इनकम जितनी होनी चाहिए थी, यानी अगर उस जो है 5 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, बट उसने क्या किया, अपनी रिटर्न इनकम में जो रिटर्न फाइल की हुई है उस रिटर्न इनकम के अंदर उसने अपनी इनकम को दिखाया है, मान लीजिए 3,50,000। तो यहाँ पे जो ये डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस पता करना है कि ये डिफरेंस उसने क्यों किया है, ठीक है। इस एसएससी ने ये वाला जो डिफरेंस है वो क्यों किया, जब उसकी असेस्ड इनकम, जो असेस्ड इनकम है वो 5 लाख होनी चाहिए थी, तो उसने रिटर्न के अंदर 350 लाख रुपीस क्यों दिखाई है। अगर ऐसे दिखा देता है वो अंडर रिपोर्टिंग कर देता है इनकम की, इसको बोलते हैं अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, ठीक है। अगर वो इसी तरह से अंडर रिपोर्टिंग कर देता है अपनी इनकम की, तो यहाँ पर उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज होगी, जितना अमाउंट, और पेनल्टी भी कितनी होगी, 50%, ठीक है। जितना अमाउंट होना चाहिए था उसका डायरेक्ट 50% जो है वो डायरेक्ट वो अब पेनल्टी के फॉर्म में भी देगा, ठीक है। क्वांटम ऑफ पेनल्टी क्या लगेगी अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम के अंदर? 50% ऑफ टैक्स पेएबल, जितना टैक्स उसको भरना था उसका 50%, ठीक है। टैक्स तो वो भरेगा ही, टैक्स प्लस पेनल्टी होगी, टैक्स वो भरेगा बट प्लस में 50% जो टैक्स उसको भरना था उसका 50% भी वो साथ में देगा। फिर है मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, अ सीरियस ऑफेंस इन्वॉल्विंग इंटेंशनल कंसीलमेंट, एक ऐसी चीज़ जो इंटेंशनली आप कंसील करना चाहते हो, आपने उसको दबा रखा है, फॉल्स एंट्रीज करी हुई हैं बुक के अंदर, या कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करा हुआ है, या सप्रेशन ऑफ इनकम को इनकम को दबा रखा है, छुपा रखा है, तो उस केस में पेनल्टी कितनी होगी? 200 ऑफ टैक्स पेबल। एक्चुअल में आपको जितना टैक्स पे करना था उसका 200%, यानी डबल ऑफ द टैक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर फेलियर टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन किए हैं तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लगेगी अंडर द सेक्शन 271A। इफ़ अ टैक्स पेयर और असेसी fails to maintain prescribed books of accounts, then he is liable to pay by way of penalty a sum of rupees 25,000। 25,000 का अमाउंट जो है उसको पे करना पड़ेगा एज अ पेनल्टी, अगर उसने वो बुक्स अकाउंट्स जो हैं वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं किए हैं, जो प्रिस्क्राइब किए हुए थे असेसिंग ऑफिसर, या आप कह सकते हो कि जो प्रिस्क्राइब किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, तो उसने वो नहीं जो है मेंटेन किए हुए हैं, तो उस केस में उसको पेनल्टी लगेगी 25,000 की। और यहाँ पे भी पेनल्टी कौन इम्पोज कर सकता है? असेसिंग ऑफिसर, जॉइंट कमिश्नर और कमिश्नर अपील्स। फिर नेक्स्ट है पेनल्टीज़ फॉर फेलियर टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड, कि अगर आपने अपने अकाउंट्स को ऑडिट भी नहीं कराया,
ठीक है। जो एसएससी है उसने अपने अकाउंट्स को ऑडिट ही नहीं कराया, तो उस केस में भी उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। और इसकी पेनल्टी कौन से सेक्शन के अंदर लगती है? सेक्शन 271B के अंदर। इफ़ अ पर्सन फेल्स टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड और फेल टू फर्निश द ऑडिट रिपोर्ट, या तो पर्सन ने क्या किया है, अपने अकाउंट्स को ऑडिट ही नहीं कराया, ठीक है, या उस पर्सन ने क्या किया है कि वो जो अकाउंट्स ऑडिट कराए हुए थे उसने वो फर्निश ही नहीं किए, यानी उसकी जो रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट जो है वो रिटर्न के साथ नहीं सबमिट करी हुई है, तो उस केस में उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। और पेनल्टी कैसे लगेगी? अमाउंट क्या रहेगा? 1,50,000 का, या फिर 0.5% ऑफ द टर्नओवर, जो भी उसकी सेल्स होंगी उसके ऊपर 0.5% या 1,50,000 जो भी अमाउंट कम होगा वो लगेगा। इट इज़ एप्लीकेबल वन टर्न ओवर एक्सीड्स प्रिस्क्राइब लिमिट्स। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब ये वाला जो अमाउंट है ये तभी एप्लीकेबल होगा जब टर्न ओवर अपनी जो लिमिट्स है उसको बढ़ा देता है। यानी कि मान लो टर्न ओवर की जो लिमिट्स है वो 1 लाख रुपीज़ थी, तो अगर 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा हो जाती है टर्न ओवर, तो उस केस में हम लोग ये वाला जो फॉर्मूला है, ये आप कह सकते हो कि ये वाली जो चीज़ है, पेनल्टी है, वो तभी वहाँ पर एप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर फेलियर टू डिडक्ट और पे टीडीएस, सेक्शन 271C के अंदर। अगर पर्सन ने जो है टीडीएस को डिडक्ट नहीं किया, जो कि उसको करना चाहिए था, या फिर डिडक्ट तो किया बट उसको डिपॉजिट नहीं किया उस अमाउंट को, तो जितना भी अमाउंट बनता है टीडीएस का उतने ही इक्वल अमाउंट तक की पेनल्टी उसके ऊपर चार्ज या कह सकते हो इम्पोज की जाएगी। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश टीडीएस और टीसीएस रिटर्न्स। अगर पर्सन ने जो है टीडीएस और टीसीएस फाइल जो है वो नहीं फिल करी हुई है या उसने फाइल ही नहीं की है, तो उसको वो पेनल्टी देनी पड़ेगी। और ये पेनल्टी का अमाउंट क्या होगा? मिनिमम 10,000 का होगा और मैक्सिमम 1 लाख का होगा। फिर नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश पैन। अगर पैन कार्ड, यहाँ पे पैन का है, ठीक है, अगर उसने अपनी पैन नंबर या पैन कार्ड जो भी उसको कोड कराना चाहिए था, अगर उसने वो कोड नहीं कराया तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी अंडर द सेक्शन 272B। इफ़ पैन इज़ नॉट कोड नहीं है, इनकरेक्टली कोटेड है या फॉल्स पैन फर्निश किया हुआ है, गलत दिया हुआ है, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। और पेनल्टी का अमाउंट कितना होगा? 10,000 रुपीज़ का ही होगा। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विद नोटिसेस। अगर आपको नोटिसेस मिल रहे थे और आपने उसका ना तो कोई रिप्लाई दिया, ना ही कुछ उसके ऊपर एक्शन आपने लिया, तो उसके अंदर जो पेनल्टी लगेगी वो इम्पोज करेगा असेसिंग ऑफिसर अंडर द सेक्शन 271 सब सेक्शन B। इफ़ असेसी फेल्स टू अटेंड प्रोसीडिंग्स, जो भी प्रोसीडिंग्स थी उसको अटेंड करने में फेल हो गया है, या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने को बोला था असेसिंग ऑफिसर ने, वो नहीं किया है, या फिर जो भी नोटिस अथॉरिटीज़ ने इशू किए थे उसका कोई भी रिप्लाई उसका नहीं आया, कोई भी उसने एक्शन नहीं लिया है उसके रिगार्डिंग, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। और पेनल्टी का अमाउंट क्या होगा? 10,000 फॉर ईच फेलियर। जो वो गलत करेगा, जो भी फेलियर्स होंगे, उस हर एक फेलियर के ऊपर 10,000 रुपीज़ उसकी पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी इन सर्च केसेस के अंदर पेनल्टी कितनी लगेगी वो देखते हैं। अब ये जो आता है सर्च केसेस के अंदर सेक्शन 271AA B, अब ये तब एप्लीकेबल होता है जब कोई अनडिस्क्लोज इनकम है वो फाउंड हो गई सर्च ऑप्शंस के अंदर। जब वो सर्चिंग चल रही थी, या कह सकते हो कि जब सर्च केसेस हो रहे थे, तो उस केस के अंदर एक ऐसी इनकम रिसीव्ड हुई है या एक ऐसी इनकम सामने आई है जो कि डिस्क्लोज ही नहीं की गई थी, तो उस केस में पेनल्टी जो है अलग अलग रेट से लगेगी। और ये डिपेंड करता है कि इनकम कहाँ की थी, कैसी थी, ठीक है, मैनर ऑफ डिस्क्लोजर और किस तरह से वो डिस्क्लोज हुई है और कितने टाइम की पेमेंट है, बहुत पुरानी है या भी न्यू पेमेंट है। तो रेट्स जो हैं वो 30%, 60% या उससे हायर भी हो सकते हैं कुछ सिचुएशंस के अंदर। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर फेलियर टू फाइल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये आता है अंडर सेक्शन 271FA के अंदर। कुछ स्पेसिफाइड पर्सन्स हैं जिनको एनुअल इन्फॉर्मेशन या स्टेटमेंट या आप कह सकते हो रिटर्न जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, उनको फर्निश करना ही होता है। अगर वो नहीं करेंगे तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लगेगी। और पेनल्टी कितने अमाउंट की लगेगी? पेनल्टी लगेगी 500 पर डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट। जितने दिन वो डिफ़ॉल्ट हुआ उसके हर दिन के लिए पेनल्टी लगेगी 500 पर डे की। और नोटिस के बाद ये जो अमाउंट है वो 1,000 रुपीज़ पर डे इंक्रीज़ हो सकता है अगर उसने उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया। पेनल्टी फॉर फर्निशिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। आपने जो है इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फर्निश कर दी तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी अंडर द सेक्शन 271J। इफ़ अ प्रोफेशनल लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, मर्चेंट बैंकर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, अगर ये जैसे प्रोफेशनल पर्सन्स हैं इन्होंने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी
किसी भी रिपोर्ट के अंदर या किसी भी सर्टिफिकेट के अंदर, तो उस केस में इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो भी उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी अंडर द सेक्शन 271। और पेनल्टी का अमाउंट क्या होगा, 10,000 फॉर ईच इनकरेक्ट रिपोर्ट। जो भी आपने इनकरेक्ट रिपोर्ट्स दी हुई हैं, हर एक इनकरेक्ट रिपोर्ट के ऊपर 10,000 रुपीज़ का अमाउंट लगेगा। या फिर अगर रिपोर्ट के साथ कोई सर्टिफिकेट है या फिर रिपोर्ट्स ही हैं तो उनके ऊपर 10,000 का अमाउंट लगाया जाएगा एज अ पेनल्टी। पेनल्टी फॉर एक्सेप्टिंग लोन और डिपॉजिट इन कैश। अगर आपने कोई लोन लिया था, ठीक है, और आप उसको कैश में एक्सेप्ट कर रहे हो या आपकी कोई डिपॉजिट थी उसको आपने कैश में एक्सेप्ट किया है, तो उस केस में भी पेनल्टी लगाई जाएगी। जबकि ये चीज़ें कैसे करनी होती है, हमें या तो बैंक के थ्रू करनी होती है या ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू करनी होती है। तो सेक्शन 271D के अंदर इसकी पेनल्टी लगेगी, ठीक है। इफ़ अ पर्सन एक्सेप्ट एनी लोन, डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम इन कैश इन वायलेशन ऑफ 269SS, अगर इस सेक्शन का वायलेशन करते हुए उन्होंने रिसीव किया है कोई भी अमाउंट तो पेनल्टी लगेगी। अब ये सेक्शन क्या था, इसका क्या रूल था, नो पर्सन शॉल एक्सेप्ट लोन, डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम। कोई भी पर्सन जो है लोन या डिपॉजिट या कोई भी स्पेसिफाइड अमाउंट जो है 20,000 या उससे ज़्यादा नहीं ले सकता और कैश में नहीं ले सकता। बट कैसे ले सकता है, अकाउंट पे, चेक के थ्रू या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के थ्रू ले सकता है, बट कैश में नहीं ले सकता। अगर उसने लिया तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी और उसका अमाउंट क्या होगा, जितना आपने रिसीव किया है कैश के अंदर उतना ही सेम अमाउंट के ऊपर उतनी पेनल्टी होगी। जैसे मान लो आपने 10,000 रुपीज़ रिसीव किए थे एज अ लोन, मान लेते हैं, ठीक है, तो वही 10,000 रुपीज़ आपकी पेनल्टी भी लगेगी। नेक्स्ट है हमारे पास पेनल्टी फॉर रिसीविंग अमाउंट इन कैश। अगर आपने कोई अमाउंट कैश में रिसीव्ड किया है, ठीक है, अभी तो हमने बात क्या कही थी कि अगर हमने कोई लोन, डिपॉजिट या स्पेसिफाइड सम रिसीव किया है कैश में, बट अब हम बात कर रहे हैं कि कैश में अमाउंट रिसीव किया है लेकिन वो किससे ज़्यादा है, 2 लाख है या फिर 2 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर एक और सेक्शन आता है हमारे पास 269ST। इसका अगर वायलेशन होता है, और ये सेक्शन क्या कहता है कि आपको 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट रिसीव नहीं करना पर्सन से एक ही दिन के अंदर या एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर, कि आपने 2 लाख एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर रिसीव कर लिए तो वो भी आपको नहीं करने हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू 1 इवेंट और ओकेशन, या एक ही इवेंट के टाइम पर या एक ही ओकेशन पर आपने इतना सारा पैसा रिसीव किया है तो उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। और मेन बात है कैश में रिसीव किया है तो पेनल्टी लगेगी। अगर आप बैंक के थ्रू कर रहे हैं या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू कर रहे हैं तो पेनल्टी नहीं लगेगी। और पेनल्टी कितनी होगी, वही सेम अमाउंट की पेनल्टी होगी जितना आपने भी कैश रिसीव किया होगा। मान लेते 2,50,000 अगर आपने रिसीव किया तो 2,50,000 की पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग पेनल्टी। अगर असेसिंग ऑफिसर जो है पेनल्टी को इम्पोज करना चाह रहा है तो वो किस तरह से इम्पोज करेगा, क्या स्टेप्स रहेंगे या क्या प्रोसीजर्स रहेंगे। डिटेक्शन ऑफ डिफ़ॉल्ट, सबसे पहले वो देखेगा कि क्या डिफ़ॉल्ट है, कहाँ वायलेशन हुआ है। फिर इशू ऑफ नोटिस, उसके बाद जब वायलेशन हुआ, जिस भी पर्सन ने किया, जिस भी एसएससी ने किया है, उसको नोटिस जारी किया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के बाद उनसे भी पूछा जाएगा, उनकी एक्सप्लेनेशन ली जाएगी कि क्या रीज़न था कि आपने ये चीज़ें नहीं की। मान लो उसने टैक्स पे नहीं किया तो उससे पूछा जाएगा कि आपने टैक्स पे क्यों नहीं किया। फिर नेक्स्ट है पेनल्टी ऑर्डर। अगर वो रीज़न्स दे देता है और वो रीज़न्स जो हैं वो जस्टिफाइड हो जाते हैं, असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि वो रीज़नेबल कॉज था तो वो छोड़ देगा पेनल्टी या फिर बहुत स्मॉल अमाउंट की पेनल्टी लगाएगा। लेकिन अगर उसको लगता है कि वो रीज़न गलत है, उसने फ्रॉड के इंटेंशन से किया है, तो देन जो अथॉरिटी है वो पास करेगी ऑर्डर, इम्पोज करेगी उसके ऊपर पेनल्टी को। तो यहाँ पे अब अथॉरिटी जो है उसके पास पावर है कि वो या तो इम्पोज करेगी या ड्रॉप कर देगी उस पेनल्टी को। ठीक है, ड्रॉप कब करेगी, अगर रीज़नेबल कॉज है, और इम्पोज कब करेगी कि उनका इंटेंशन वाकई ही यही था कि हम उसको फ्रॉड कर सकते हैं। अब देखो कौन कौन से पर्सन्स ऐसे हैं या कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जिसके पास पावर है कि वो पेनल्टी को इम्पोज कर सकते हैं। हमने पहले भी किया था, लास्ट में भी एक बार मैं बता रही हूँ। असेसिंग ऑफिसर, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जॉइंट कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर, ये 4 ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जिनके पास पावर्स होती है कि वो पेनल्टी को जो है इम्पोज कर सकती हैं। तो ये वाला चैप्टर यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। इससे ज़्यादा आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं करना है। शॉर्ट में मैंने प्रॉपरली आपको दे रखा है, शॉर्ट पॉइंट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, इसको आप एलाबरेट करके भी लिख सकते हैं। बट इतना मैंने दिया हुआ है 13 पॉइंट्स, अगर आप इसको इसी तरह से लिख देंगे तो आपके आराम से जो शीट्स हैं वो भी फिल हो जाएंगी और जितना उन्होंने पूछा है वो भी, उनका जो सेटिस्फेक्शन है वो भी हो जाएगा। ठीक है,
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करते हुए जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली न्यू वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। बाय बाय।